अगर आप क्लास 10th में पढ़ाई करते हो, 7 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाओगे और आप टर्म 2 एग्जाम के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपका 10 नंबर पक्का आ जाएगा। ठीक है, 10 नंबर जो है आपको पक्का मिल सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेट 1 से लेकर सेट 5 तक जितने भी मॉडल पेपर्स में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सभी को एक ही वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए सेट 1 से लेकर सेट 5 तक जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सभी को एक ही वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपका जो है एग्जाम में 5 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक रहेगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। टर्म 2 एग्जाम में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक आपका रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। अगर आप 5 प्रश्नों के उत्तर दे देते हो तो आपको जो है 10 नंबर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो, 35 प्रश्न को देख लेते हो तो आपका जो है 10 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आप आसानी से 5 क्वेश्चन बना सकते हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेंगे सेट 5 से 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद हम देखेंगे सेट 4 से, फिर देखेंगे सेट 3 से, सेट 2 से, फिर देखेंगे सेट 1 से। ओके, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सेट 5 का जो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल है। पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो आपको एग्जाम में लिखना है रिंडरपेस्ट। क्या लिखना है? रिंडरपेस्ट। पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? रिंडरपेस्ट कहते हैं। यहां से आपको 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए बस आपको नाम याद रखना है, थॉमस न्यूकामैन। ठीक है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस न्यूकामैन ने किया था। यहां तक आपको लिख देना है। फिर एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो कि बाद में जेम्स वाट ने इसमें व्यापक सुधार किया था। ठीक है, यहां तक आपको लिख देना है। यहां से भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत में उपजाई जाने वाली किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम लिखें। बस आपको क्या करना है, 4 रोपण फसलों के नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चाय, कॉफी हो गया आपका, गन्ना हो गया, केला, रबड़, ये सब आपको लिख देना है। भारत में उपजाई जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम लिखें। बहुत ही आसान सवाल है और उत्तर आपको लिखना है चाय, कॉफी, गन्ना, केला, रबड़, ये सब आपको 4 रोपण फसलों के नाम लिख देना है, जहां से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका खनिज क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, खनिज क्या है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है? देखिए खनिज प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है जो प्रकृति में चट्टानों एवं अयस्कों के घटक के रूप में उपस्थित होते हैं। यहां तक आपको लिख देना है। ठीक है, खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है जो प्रकृति में चट्टानों एवं अयस्कों के घटक के रूप में उपस्थित होते हैं। यहां तक आपको लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि खनिज की उत्पत्ति पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर लंबे समय में विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। क्या लिखना है कि खनिजों की उत्पत्ति पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर लंबे समय में विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। यहां तक आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? बस आपको लिख देना है लगभग 750। क्या लिखना है आपको? लगभग 750 आपको लिख देना है। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? लगभग 750। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको लिख देना है कांसीराम। यहां से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। डायरेक्ट आपको लिखना है कांसीराम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? देखिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? आपको इस तरह से लिखना है कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है क्योंकि मुद्रा के बदले आसानी से किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा का विनिमय संभव होता है। आपको कैसे लिखना है? ध्यान से देखिएगा। आपको इस तरह से लिखना है कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है क्योंकि मुद्रा के बदले आसानी से किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा का विनिमय संभव होता है। इसमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से आपको लिख देना है। आप अगर इसी तरह से लिख देते हो तो आपको 2 नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेट 4 से 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए सेट 4 से 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? देखिए किस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? तो आपको कैसा लिखना है? आपको लिखना है कि एक देश द्वारा दूसरे देशों से आने वाली
चीजों पर लगाया गया शुल्क आयात शुल्क के नाम से जाना जाता है। क्या लिखना है कि एक देश द्वारा दूसरे देशों से आने वाली चीजों पर लगाया गया शुल्क आयात शुल्क के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपको लिख देना है। इस शुल्क का भुगतान बंदरगाहों, सीमाओं, हवाई अड्डों आदि जैसे स्थानों पर किया जाता है जहां से दूसरे देशों की चीजें स्थानीय बाजार में प्रवेश करती है। इसी तरह से आपको लिख देना है एक देश द्वारा दूसरे देशों से आने वाली चीजों पर लगाया गया शुल्क आयात शुल्क के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपको लिख देना है। यहां से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई थी। देखिए भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई थी। तो भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल 1854 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, डेट आपको याद रखना है कि 1854 ईस्वी में बंबई में स्थापित की गई थी। ठीक है, मुंबई में स्थापित की गई थी, आपको लिख देना है। यहां से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखें। आपको क्या करना है, बस 4 राज्यों के नाम लिखना है जहां पर झूम खेती होती है। तो झूम खेती होती है उत्तर पूर्वी राज्यों में। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है, जैसे कि आपको लिख देना है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ये आपको लिख देना है 4 स्टेट्स। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मणिपुर में की जाती है। फिर आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार की खेती को छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में दीपा कहा जाता है और झारखंड में इस झूम खेती को क्या कहा जाता है, कुरुबा कहा जाता है। ठीक है, इसे भी आप लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। आपको लिख देना है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, आपको लिख देना है बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपका 10 नंबर जो है एग्जाम में पक्का आ जाएगा। ठीक है, 10 नंबर जो है आपका पक्का आ जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन बनाना है। 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, और आपका एग्जाम में जो है 7 प्रश्न रहेगा। आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। 5 प्रश्नों को अगर आप बना लेते हो तो आपका 10 नंबर जो है एग्जाम में अति लघु उत्तरीय से आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं, तो आपको कैसे लिखना है, आपको लिख देना है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है सरकार एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों और निर्णयों की स्पष्ट जानकारी जनता को होना। ठीक है, लोकतंत्र में पारदर्शिता का क्या अर्थ है कि सरकार एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं निर्णयों की स्पष्ट जानकारी जनता को होना। बस यहां तक आपको लिख देना है। सूचना के अधिकार से लोकतंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहां से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि मुद्रा के कोई 2 कार्यों को लिखें। 2 कार्यों को लिखें, तो क्या कार्य है, मुद्रा के 2 कार्य है आपका विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। यहां से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। विनिमय का माध्यम लिख देना है और दूसरा आपको लिख देना है मूल्य का मापक। बस नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि व्यापक अवरोधक से क्या तात्पर्य है। व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है, तो आपको कैसे लिखना है, देखिए किसी देश में बाहर से आयात की गई वस्तुओं पर, क्या लिखना है आपको, किसी देश में बाहर से आयात की गई वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाए गए आयात कर को व्यापार अवरोधक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा लगाए गए आयात कर को व्यापार अवरोधक के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग सरकार द्वारा आयातों को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से आपको लिख देना है व्यापार अवरोधक का जो तात्पर्य है। इस तरह से आप अगर लिख देते हो एग्जाम में तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर को कि किसी देश में बाहर से आयात की गई वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाए गए आयात कर को व्यापार अवरोधक के नाम से जाना जाता है। बस आपको इतना दूर लिख देना है, आपको यहां से 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं सेट 3 से 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। चलिए देखिए सेट 3 का जो पहला प्रश्न है आपका, हेनरी फोर्ड कौन था।
हेनरी फोर्ड कौन था? तो आपको कैसे लिखना है कि हेनरी फोर्ड अमेरिका का एक बड़ा कार निर्माता था। आपको लिख देना है हेनरी फोर्ड अमेरिका का एक बड़ा कार निर्माता था। उसने फोर्ड नामक गाड़ियों का उत्पादन किया। उसने फोर्ड नामक गाड़ियों का उत्पादन किया। हेनरी फोर्ड बड़े पैमानों पर उत्पादन करने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। ठीक है, इसी तरह से आपको लिख देना है एग्जाम में, यहां से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। हेनरी फोर्ड कौन था? आपको लिखना है हेनरी फोर्ड अमेरिका का एक बड़ा कार निर्माता था। उसने फोर्ड नामक गाड़ियों का उत्पादन किया। यहां तक भी आप लिख देते हो तो भी आपको 2 नंबर जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? आपको लिखना है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक एवं संगठन में हुए व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक एवं संगठन में हुए व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई और उत्पादन की मात्रा और दर दोनों में वृद्धि हो गई। ठीक है, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? आपको लिखना है कि क्षेत्रीय दल किसी प्रांत या क्षेत्र की स्थानीय मुद्दों में ज्यादा रुचि लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय दल किसी प्रांत या क्षेत्र की स्थानीय मुद्दों में ज्यादा रुचि लेते हैं। इनका विस्तार एक या कुछ राज्यों तक सीमित होता है, एक राज्य में या कुछ राज्यों तक सीमित होता है। जैसे कि कुछ क्षेत्रीय दलों के यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कि तेलुगु देशम पार्टी, आप भी लिख सकते हो एग्जाम में कि तेलुगु देशम पार्टी, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, असम गण परिषद आदि क्षेत्रीय राजनीतिक दल के उदाहरण है। आपको लिख देना है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, असम गण परिषद, ये आपको लिख देना है क्षेत्रीय दल के उदाहरण। ठीक है, यहां से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। खरीफ फसल किसे कहते हैं? देखिए बहुत ही आसान सवाल दिया है। खरीफ फसल किसे कहते हैं? भारत में मानसून के आगमन के समय बोई जाने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। भारत में मानसून के आगमन के समय बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। जैसे कि आपका चावल हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया और मूंगफली हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? तो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। आपको क्या लिखना है? संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? देखिए विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा व्यापार के लिए परिसंपत्तियों जैसे कि भूमि हो गया, आपका भवन हो गया, मशीन हो गया, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को विदेशी निवेश कहा जाता है। आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा व्यापार के लिए परिसंपत्तियों जैसे कि भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को विदेशी निवेश कहा जाता है। विदेशी निवेश से देश की आय एवं रोजगार में वृद्धि होती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। एक बार में याद नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, सभी को आपको याद करना है एग्जाम के लिए ताकि आपको 10 नंबर जो है मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? आपको कैसे लिखना है कि अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए आर्थिक नीतियों में ढील अथवा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाए जाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाता है। क्या लिखना है आपको कि अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए आर्थिक नीतियों में ढील अथवा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाए जाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण से तात्पर्य है कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक आर्थिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देख लेते हैं सेट 2 से 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए सेट 2 का देखते हैं। सेट 2 का जो पहला प्रश्न है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था? तो आपको याद रखना है महान आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। ये आपको लिख देना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को महान आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। पूरी दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन गई। ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट आपका कि जबर कौन होते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जबर कौन होते थे, उनका क्या कार्य होता था? तो आपको कैसे लिखना है कि जबर उद्योगों में नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक विशेष कर्मचारी होता था। जबर कौन होता था? जबर उद्योगों में नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक विशेष कर्मचारी होता था। जबर कोई पुराना तथा विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह गांव से लोगों को काम का भरोसा देकर शहर ले आता था और उन्हें शहर में जमने के लिए आवश्यक मदद देता था। ठीक है, इसी तरह से आपको लिख देना है
ठीक है। जबर का जो परिभाषा है इस तरह से आपको लिख देना है, जबर का कार्य जो है आपको इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट आपका कि जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण है, जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण है आपको लिख देना है कोयला और पेट्रोलियम। जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण है आपका कोयला और पेट्रोलियम में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका कि किसी दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखें, किसी दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम बताएं, तो आपको लिख देना है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये आपको लिख देना है दो राजनीतिक दल का नाम, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती को क्या है, तो आपको लिखना है कि अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने के आसार खत्म हो जाते हैं। इस तरह से आपको लिख देना है दूसरे, इसे भी आप लिख सकते हो कि दूसरे इससे अनुभवहीन तथा बिना जनाधार वाले लोग शीर्ष पद पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से आप लिख देना है, ठीक है, आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा कि वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है, आपको लिख देना है कि व्यावसायिक बैंक वह संस्था है जो लाभ के उद्देश्य से आम जनता को मुद्रा की जमा, लेन देन तथा ऋण की सेवाएं प्रदान करता है। व्यावसायिक बैंक वह संस्था है जो लाभ के उद्देश्य से आम जनता को मुद्रा के जमा, लेन देन तथा ऋण की सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए वह जनता, फर्मों तथा सरकारों से जमा स्वीकार करता है, ठीक है, उनके चेक या आदेश पर भुगतान करता है। इस तरह से आपको लिख देना है, यहाँ से आपको 2 नंबर जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या है, आपको लिख देना है कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार करना, पूंजी, तकनीक, श्रम एवं सेवाओं के मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना, ठीक है। घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार, पूंजी, तकनीक, श्रम, सेवाओं के मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना या समन्वय करना। इसका घनिष्ठ संबंध उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों के साथ है। इस तरह से आपको वैश्वीकरण का परिभाषा लिखना है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार, पूंजी, तकनीक, श्रम एवं सेवाओं के मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना या समन्वय करना। इसका घनिष्ठ संबंध उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों के साथ है। इस तरह से आपको लिख देना है। आप देख लेते हैं सेट 1 का। सेट 1 से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए सेट 1 का जो पहला प्रश्न है आपका, रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए यह प्रश्न सेट नंबर 5 में भी दिया हुआ था कि पशुओं में प्लेग की बीमारी को रिंडरपेस्ट कहा जाता है। ये आपको लिख देना है कि पशुओं में प्लेग की बीमारी को रिंडरपेस्ट कहा जाता है। 1890 के दशक में यह बीमारी अफ्रीका में फैली, जिसके परिणाम स्वरूप भारी संख्या में पशु मर गई। इसी तरह से आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई। देखिए औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के मध्य में सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, ठीक है। कब और कहां प्रारंभ हुई आपको पूछा है, तो आपको लिख देना है 18वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है। सर्वप्रथम कहां हुई, प्रारंभ हुई इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखें, तो आपको लिख देना है एलपीजी गैस, केरोसिन लिख देना, कोयला लिख देना, लकड़ी लिख देना, ये सब लिख देना, क्योंकि यहाँ पर पूछा है आपको कि घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम। तो यहाँ पर एलपीजी लिखा हुआ है, केरोसिन है, कोयला है, लकड़ी है। आपको एग्जाम में किन्हीं 2 के नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो आपको लिखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक एम.ओ. ह्यूम थे। इसके संस्थापक कौन थे, एम.ओ. ह्यूम, ठीक है, याद रखना एम.ओ. ह्यूम 1885। नेक्स्ट आपका लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें, तो आपको लिखना है लोकतंत्र को वास्तविक रूप में कायम रखने एवं मजबूत करने की चुनौती। दूसरा आपको लिखना है लोकतांत्रिक व्यवस्था का सभी वर्गों, समूहों एवं इलाकों तक विस्तार की चुनौती, ठीक है। पहला लिखना है आपको लोकतंत्र को वास्तविक रूप में कायम रखने और मजबूत करने की चुनौती। दूसरा आपको लिखना है लोकतांत्रिक व्यवस्था का सभी वर्गों, समूहों और इलाकों तक विस्तार की चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा को परिभाषित करें। जब कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के समान मापक के संचय के साधन के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में कानूनी मान्यता
अथवा शक्ति प्राप्त होती है मुद्रा कही जाती है। ठीक है, इसी तरह से आपको लिख देना है मुद्रा का परिभाषा, कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्यों के सामान्य मापक के संचय के साधन के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में कमा लगा करके लिखना है आपको, कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त होती है मुद्रा कही जाती है। ठीक है, सामान्य स्वीकृति मुद्रा का प्रधान गुण है, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। तो आपको लिखना है कि अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए आर्थिक नीतियों में ढील अथवा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाए जाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाता है। यह प्रश्न सेट 3 में भी दिया हुआ था। ठीक है, दोबारा दे दिया, इसको सेट 1 में भी दिया है और सेट 3 में भी दिया है। उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, आपको लिखना है कि अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए आर्थिक नीतियों में ढील अथवा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाए जाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण से तात्पर्य है कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना। इस तरह से आपको लिख देना है। एक बार में याद नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आपको इन सभी प्रश्नों को याद करना है। यहां से आपको 10 नंबर जो है एग्जाम में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।